नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट दिस वीक। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको इस हफ्ते कोर्ट के बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तमाम कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट दिस वीक। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार के कानून मंत्री का हलफनामा लेने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है और इसके लिए ममता को नए सिरे से कलकत्ता हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने के निर्देश के साथ हाईकोर्ट से कहा कि वो इन अर्जियों पर फिर से विचार करें। इन अर्जियों पर विचार करने के बाद ही पूरे मामले में आगे की सुनवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता सोमवार 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन देने का समय दिया। याचिकाकर्ता अर्जी की कॉपी एडवांस में 27 जून तक सीबीआई को देगा और सीबीआई चाहे तो 29 जून तक इस पर अपना जवाब दाखिल करे। सीबीआई भी अपने जवाब की कॉपी याचिकाकर्ता को 28 जून तक एडवांस में दे दे। सुप्रीम कोर्ट ने नारदा घोटाला मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के 9 जून के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया। साथ ही 28 जून तक हाईकोर्ट में आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक ने आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि वो अगली निर्धारित सुनवाई तिथि 29 जून को हलफनामों की स्वीकृति की मांग करने वाले आवेदनों पर फैसला करें। इस व्यवस्था को सुविधाजनक बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित 9 जून के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने नारदा घोटाले मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका में राज्य, मुख्यमंत्री और कानून मंत्री द्वारा दायर हलफनामों को रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वो मामले के गुण दोष में नहीं जा रही है और जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय देने के मुद्दे तक ही सीमित है। पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय के नियम एक पक्ष को जवाब दाखिल करने का अधिकार देते हैं। ये केवल शिष्टाचार के कारण था कि राज्य ने जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगी। इस तरह की अनुमति मांगने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये एक अधिकार के रूप में है। सॉलिसिटर जनरल ने ये सुझाव दिया कि सुप्रीम कोर्ट पक्षकारों को कलकत्ता उच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष हलफनामा दाखिल करने की अनुमति के लिए अनुरोध करने के लिए कह सकता है। मामले में सीबीआई की स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बंगाल सरकार का हलफनामा रिकॉर्ड पर लेने से इनकार कर दिया था। मामला नारदा घोटाले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के दौरान मुख्यमंत्री और कानून मंत्री की भूमिका से जुड़ा हुआ है। जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली हाईकोर्ट की 5 सदस्यीय पीठ से ममता और घटक की अर्जियों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया है कि राज्य के सत्ताधारी दल के नेताओं ने सीबीआई को कानूनी कर्तव्य निर्वहन से रोका था। ब्यूरो रिपोर्ट। कोविड से हुई मौत पर 4 लाख रुपए मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वाले पीड़ितों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले में केंद्र सरकार और पक्षकारों को 3 दिनों के भीतर लिखित दलीलें देने को कहा। सरकार की ओर से कहा गया है कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और खाद्य वितरण पर उसे खर्च करना चाह रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण हुई मौतों को मुआवजा देने के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च अदालत में हलफनामा दायर कर जानकारी दी गई थी कि कोरोना से मरने वाले सभी लोगों को 4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये बाढ़, तूफान जैसी आपदा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कोरोना से मौत पर मुआवजे, कोविड डेथ सर्टिफिकेट के मसले पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने केंद्र से कोविड डेथ सर्टिफिकेट की गाइडलाइंस आसान करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि पहले जो सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं, क्या उनमें बदलाव हो सकेगा। अदालत ने 3 दिन में केंद्र से लिखित जवाब देने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने केंद्र द्वारा दिए गए जवाबों पर सवाल खड़े किए। केंद्र पैसों की कमी की बात करके किसी को राहत पहुँचाने से इनकार नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कहा कि 2015 का आदेश लागू नहीं हो सकता है। हर आपदा अलग तरह की होती है, ये तो वैश्विक महामारी है।
सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि हमारा फोकस तैयारी और मैनेजमेंट पर रहा है। हमारी तैयारी 5 साल के लिए है। केंद्र ने कहा कि मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन, मुफ्त में अनाज देना, ये सब आपदा मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। ऑक्सीजन की खरीद भी इसी में आती है। एसजी ने कोर्ट को बताया कि सरकार की प्राथमिकता कोविड मैनेजमेंट है, मुआवजा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सवाल किया कि क्लास 4 के कर्मचारियों को इंश्योरेंस पॉलिसी कवर क्यों नहीं दिया गया। सरकार ने सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को इंश्योरेंस दिया है, जहां कमी रह गई है उस ओर ध्यान दिया जाएगा। अदालत में सरकार की ओर से कहा गया कि ऐसा नहीं है कि सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि हम मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और फूड डिस्ट्रीब्यूशन पर उसे खर्च करना चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड कारण न होने को लेकर सवाल किया। अदालत ने कहा कि कई अस्पताल कागज नहीं दे रहे हैं, मौतों का कारण शामिल नहीं किया जा रहा है। कोरोना के कारण भी हार्ट अटैक और अन्य दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कुछ कागजों में नहीं दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। केरल के राज्यसभा सांसद जॉन बिट्रास और टीआईएसएस के प्रोफेसर और आर राम कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त याचिका दायर कर भारत सरकार की वैक्सीन नीति पर सवाल खड़े किए हैं। याचिका में निजी अस्पतालों को 25% वैक्सीन देने की योजना के खिलाफ दलील दी। याचिका में कहा गया कि इससे निजी अस्पतालों को फायदा होगा और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार ही 100% वैक्सीन खरीद करे और पब्लिक प्राइवेट अस्पतालों में डोज फ्री में लोगों को दी जाए। केंद्र ने अपनी वैक्सीन नीति में 75% डोज खुद खरीदने और 25% निजी अस्पतालों के लिए आवंटित की थी। निजी सेक्टर के इस कोटे को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। केरल से राज्यसभा सांसद जॉन बिट्रास और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के प्रोफेसर डॉक्टर आर राम कुमार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ब्रिटास और डॉक्टर राम कुमार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट में लंबित सभी वैक्सीन संबंधी मामलों में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग उठाई है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार की मौजूदा नीति सिर्फ अमीर और शहरी लोगों के लिए वैक्सीन आरक्षण का काम करेगी और इसका फायदा निजी अस्पतालों को मिलेगा, जिससे कि बड़ा पक्षपात होगा। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि केंद्र सरकार ही 100% वैक्सीन खरीद करे और पब्लिक प्राइवेट अस्पतालों में डोज फ्री में लोगों को दी जाए। याचिका में 5 जून की एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया था कि बड़े शहरों में सिर्फ 9 कॉर्पोरेट अस्पताल समूहों ने ही मई में प्राइवेट सेक्टर कोटे का 50% वैक्सीन स्टॉक खरीद लिया था। याचिका में कहा गया कि बाकी का 50% स्टॉक देश के ज्यादातर शहरी इलाकों में स्थित 300 अस्पतालों ने खरीदा। ये सभी टियर 2 शहरों के अलावा सेवाएं नहीं देते। ये अन्यायपूर्ण अनुपात है। उनका ये भी तर्क है कि नीति से बड़े अस्पतालों को लाभ होगा और कम सौदेबाजी की शक्ति वाले छोटे निजी अस्पतालों को पीछे छोड़ देगा। याचिका में कहा गया कि बदली हुई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य सरकार तय करेगी कि कौन सा प्राइवेट अस्पताल वैक्सीन ले सकता है। याचिका कहती है अगर यही केस है तो 25% प्राइवेट अस्पतालों के लिए आवंटित करने की एक ही वजह हो सकती है कि वैक्सीन कंपनियों को डोज पर ज्यादा पैसे कमाने देना और मुनाफाखोरी करने देना। इस नीति का उद्देश्य अस्पतालों के लिए अत्यधिक लाभ पैदा करना है और इससे बड़े पैमाने पर वैक्सीन असमानता पैदा होगी। याचिका का कहना है कि बदली हुई गाइडलाइंस बच्चों की वैक्सीन और तीसरी वेव को लेकर सरकार की तैयारियों पर कुछ नहीं कहती। याचिका में तपेदिक, DPT 3 और पोलियो सहित पिछले टीकाकरण अभियान के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जहां निजी क्षेत्र का योगदान नगण्य था। ये भी कहा गया कि निजी अस्पतालों द्वारा टीकों का बड़े पैमाने पर कम उपयोग किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई और आईसीएसई की स्कीम का समर्थन करते हुए सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला बड़े जनहित के आधार पर लिया गया और उसके बदले छात्रों को दी गई ये स्कीम सही और वाजिब है। कोर्ट ने कहा कि इसमें दखल देने का कोई कारण नहीं दिखता। साथ ही कोर्ट ने कहा कि 12वीं के कंपार्टमेंट प्राइवेट दोबारा परीक्षा के छात्रों के लिए बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि 1152 छात्रों की परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया गया है। इन छात्रों के लिए 15 अगस्त से 15 सितंबर तक सीबीएसई परीक्षा आयोजित करेगा। हालांकि ये सब कोविड के हालात पर निर्भर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई आईसीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कक्षा 12वीं के लिए सीबीएसई आईसीएसई मूल्यांकन नीति को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा कि बोर्ड ने व्यापक जनहित में परीक्षा नहीं आयोजित करने का फैसला लिया है।
यूजीसी इसके लिए उचित आदेश जारी करेगा कि बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को प्रवेश लेने की परीक्षाओं का आयोजन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें सुझाव दिया गया था कि शुरू में ही छात्रों को लिखित परीक्षा या आंतरिक मूल्यांकन में से एक को चुनने का अवसर दिया जाए। लिखित परीक्षा और आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट एक साथ घोषित हो, हम इस सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते। ये अनिश्चितता की स्थिति पैदा करेगा। 31 जुलाई के आंतरिक मूल्यांकन का रिजल्ट आने के बाद असंतुष्ट होने की स्थिति में छात्र लिखित परीक्षा में बैठ सकते हैं। कोर्ट ने इस सुझाव को खारिज भी कर दिया कि चूंकि दूसरे संस्थान लिखित परीक्षा आयोजित कर रहे हैं, तो सीबीएसई को भी करनी चाहिए। आईसीएसई बोर्ड ने व्यापक जनहित में परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने कहा कि अब कोरोना संक्रमण के मामले कम हो गए हैं, ऐसे में फिजिकल एग्जाम जरूर कराए जाने चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि एक सीनियर मैथ्स टीचर भी आईसीएसई और सीबीएसई 12वीं का मूल्यांकन फॉर्मूला नहीं समझ पा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे। मेरे ख्याल से दोनों बोर्ड की एक तरफा परीक्षा रद्द करने के बजाय ये फैसला स्कूलों और छात्रों पर छोड़ देना चाहिए कि वो फिजिकल एग्जाम में पेश होना चाहते हैं या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि याचिका बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन के तरीकों को चुनौती देने वाली है। इस याचिका को परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका के साथ नहीं सुना जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम शैक्षिक मानकों के लिए भी चिंतित हैं। यदि परीक्षा कराए जाने की वजह से छात्रों को कोई खतरा होता है, तो क्या आप जिम्मेदारी लेने को तैयार है। कोर्ट ने कहा कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा को रद्द करने के लिए छात्रों ने हमसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे मानसिक रूप से तैयार नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि 12वीं की परीक्षा रद्द करने के फैसले को किसी की व्यक्तिगत अवधारणा से नहीं तय किया जा सकता। ये बड़े जनहित में लिया गया फैसला था। हम प्रथम दृष्टया सरकार के इस फैसले से सहमत हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम खानविलकर और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की बेंच के समक्ष इस मामले की सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की अदालत ने असम में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन के मामले में शिवसागर से विधायक अखिल गोगोई को यूएपीए के तहत दर्ज 2 मामलों में से एक में बरी कर दिया। साथ में उनके 2 साथियों को भी बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपों और सबूतों में दम नहीं पाया। साथ में कोर्ट ने कहा कि गोगोई के भाषण में हिंसा के लिए कोई आह्वान नहीं था, बल्कि इसमें महज सीए के खिलाफ तीखे बयान थे। असम के विधायक और राजौर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई को एनआईए कोर्ट ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुए आंदोलनों में शामिल होने के मामले में बरी कर दिया। एनआईए के विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने गोगोई के खिलाफ आरोप तय नहीं किए। गोगोई को दिसंबर 2019 में चबुआ पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के संबंध में गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने उनके 2 सहयोगियों जगतजीत गोहेन और भूपेन गोगोई को भी मामले में यूएपीए के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया। विशेष न्यायाधीश प्रांजल दास ने कहा कि गोगोई द्वारा दिए गए भाषण में हिंसा के लिए कोई उकसावे या फिर आह्वान नहीं थे, बल्कि इसमें सीए के खिलाफ तीखे बयान थे। कोर्ट ने कहा कि भाषण का लहजा आक्रामक हो सकता है, लेकिन उसे हिंसा के लिए कोई उकसाना नहीं कहा जा सकता। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया गोगोई के खिलाफ आरोप तय करने के तथ्य नहीं पाए। कोर्ट ने गोगोई को दंगा करने, गैर कानूनी रूप से इकट्ठा होने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ड्यूटी पर मौजूद सरकारी अधिकारी को चोट पहुंचाने या यूएपीए के तहत आतंकवाद के लिए उसे उत्तरदायी ठहराने के अपराधों के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी नहीं माना। 4 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम की धारा 16 के तहत जांच के बाद आरोप पत्र तैयार किए गए थे। बचाव पक्ष ने प्रस्तुत किया कि रिकॉर्ड पर सामग्री और सबूत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दिलचस्प बात यह है कि कोर्ट ने आसिफ इकबाल तन्हा बनाम एनसीटी दिल्ली राज्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें उच्च न्यायालय ने दिल्ली दंगों के संबंध में यूएपीए के तहत आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को बरी कर दिया था। दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए थे और इस दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा भी भड़क गई थी। इन आंदोलनों में सहभागिता के आरोप में अखिल गोगोई को दिसंबर 2019 से ही हिरासत में ले लिए गए थे। बीते साल ही उन्होंने रायजोर दल की स्थापना की थी और शिवसागर विधानसभा सीट से हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उतरे थे। हिरासत में रहने के बावजूद वे चुनाव जीत गए थे।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अखिल गोगोई के खिलाफ 2 केस दायर किए थे और एक केस डिब्रूगढ़ के झाबुआ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन को लेकर था और दूसरा केस गुवाहाटी के चांदमारी इलाके में आंदोलन को लेकर था। गोगोई के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं और यूएपीए के तहत केस फाइल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह की याचिका पर सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी और सिंगल बेंच ने कथित तौर पर सुशांत के जीवन पर आधारित फिल्म पर रोक लगाने से इनकार किया था। दिल्ली हाईकोर्ट में सुशांत की जिंदगी पर आधारित फिल्म पर सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट यह जानना चाहा कि दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर कथित तौर पर आधारित न्याय द जस्टिस फिल्म पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार 11 जून को रिलीज हुई थी या नहीं। इससे पहले फिल्म के निर्देशक और अभिनेता के पिता ने इसके बारे में विरोधाभासी बयान दिए थे। एकल न्यायाधीश ने राजपूत की जिंदगी पर कथित तौर पर आधारित फिल्म की रिलीज या फिल्मों में उनके नाम या उनसे मिलते जुलते किसी किरदार को दिखाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद राजपूत के पिता कृष्ण किशोर सिंह ने इस फैसले को चुनौती देते हुए अपील दायर की थी। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की अवकाशकालीन पीठ ने शुरुआत में सवाल किया कि क्या फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर पूर्व निर्धारित तारीख 11 जून को रिलीज किया गया। राजपूत के पिता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जयंत मेहता ने कहा कि फिल्म को अभी रिलीज नहीं किया गया, लेकिन फिल्म निर्देशक की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चंदन लाल ने कहा कि उनकी जानकारी इसके विपरीत है। इस पर राजपूत के पिता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश तालवे ने सुझाव दिया कि मामले की अगली सुनवाई करने से पहले इस तथ्य की पुष्टि की जाए। पीठ ने कहा, पहले तथ्यों की पुष्टि हो, इसके लिए मामले को 25 जून के लिए सूचीबद्ध किया जाए। जयंत मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि दिक्कत केवल फिल्म की रिलीज को लेकर नहीं है, बल्कि एकल न्यायाधीश की पीठ द्वारा जिस तरह से आदेश पारित किया गया है उसे लेकर भी है। उन्होंने कहा कि फिल्म निजता के अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन करेगी और हर गुजरते दिन के साथ ये अभिनेता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। एकल पीठ ने कहा कि उसे निर्माताओं एवं निर्देशकों की दलीलें स्वीकार्य लगती है कि जो कुछ हुआ, अगर उन घटनाओं की जानकारी पहले से सार्वजनिक है, ऐसी घटनाओं से प्रेरित फिल्मों पर कोई निजता के अधिकार का उल्लंघन की गुहार नहीं लगा सकता। कोर्ट ने निर्माताओं से कहा कि अगर भविष्य में किसी तरह के मुआवजे की मांग की जाती है तो ऐसी स्थिति के लिए वे फिल्म के राजस्व का पूर्ण लेखा जोखा संरक्षित रखें। कोर्ट ने इसके साथ ही याचिका को निपटारे के लिए संयुक्त रजिस्टर के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया था। सिंह की याचिका के अनुसार आने वाले प्रस्तावित कुछ फिल्में न्याय द जस्टिस, सुसाइड और मर्डर, अ स्टार वॉज लॉस्ट, शशांक और एक अन्य अनाम फिल्म उनके बेटे की जिंदगी पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट। स्टरलाइट गोलीबारी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय ने 2018 NHRC जांच रिपोर्ट तलब की। कोर्ट ने कहा कि चिंताजनक है कि पुलिस ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और 3 साल तक किसी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या हम लोगों को मारकर उन पर पैसे फेंक सकते हैं और कह सकते हैं कि हमारा काम हो गया है? क्या यही वो समाज है जिसे हम बनाना चाहते हैं? मद्रास उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को थूथुकुडी में 2018 की पुलिस गोलीबारी की घटना में जांच रिपोर्ट की एक प्रति भेजने का निर्देश दिया। ये उस घटना से संबंधित है जिसमें स्टरलाइट के तांबा गलाने वाले संयंत्र का विरोध करते हुए 16 लोगों की मौत हो गई थी। कोर्ट ने इस बात पर भी टिप्पणी की कि क्या संभावित क्रूरता और अत्यधिक पुलिस कार्रवाई की ऐसी घटनाओं के पीड़ितों को मुआवजा देना पर्याप्त है, जबकि किसी व्यक्ति को मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि ये कुछ हद तक चिंताजनक है कि राज्य ने अपनी पुलिस के माध्यम से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई और घटना के 3 साल बाद किसी पर भी मामला दर्ज नहीं किया गया। संवैधानिक सिद्धांतों से शासित एक नागरिक समाज के लिए ये शुभ संकेत नहीं हो सकता है कि हमें पीड़ितों के परिवारों पर केवल पैसा फेंकना है और संभावित क्रूरता और अत्यधिक पुलिस कार्रवाई की घटना को बंद करना है। तथ्य सामने आने से पहले अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आवश्यक है कि तथ्य सामने आए और उन्हें सार्वजनिक किया जाए।
कोर्ट ने स्टरलाइट घटना पर NHRC द्वारा दर्ज मामले को फिर से खोलने के लिए NGO पीपल्स वॉच के कार्यकारी निदेशक हेनरी टिफाकने द्वारा दायर एक याचिका में अंतरिम आदेश पारित किया। व्यक्तिगत रूप से पेश हुए एडवोकेट टिपगने ने अदालत को बताया कि NHRC ने अक्टूबर 2018 में मामले को बंद कर दिया था, लेकिन अपनी टीम द्वारा दायर रिपोर्ट का खुलासा करना बाकी था, जिसने साइट पर जाँच की थी। कोर्ट ने अब NHRC को नोटिस जारी किया है, उसे इस मामले में अपनी 2018 की स्पॉट जांच रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। साथ में 4 सप्ताह के समय में एक जवाबी हलफनामे के माध्यम से इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर NHRC का मानना है कि मामला फिलहाल नाजुक है, तो जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दाखिल की जा सकती है। महाधिवक्ता R. शुनुमुग सुंदरम ने राज्य के अधिकारियों के लिए नोटिस लिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण जगदीशन की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग ने हाल ही में 14 मई 2021 को एक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के इस निवेदन को दर्ज किया कि ये रिपोर्ट भी राज्य द्वारा इसके लिए दबाव डालने के बाद ही दायर की गई थी और हो सकता है कि अन्यथा आगे न आ रही हो। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए PN के साथ।